गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र पार्ट है, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है मुद्रा और साख। बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। बच्चों, इससे पहले के जो चैप्टर हैं, उन चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। हालांकि हम उन वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। बच्चों, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन इनके जो उत्तर हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। मैं बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे, इसलिए एक रफ और पेन साथ में रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, नोट करिएगा। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। यह वह व्यवस्था होती है जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना, ठीक है, मतलब उसमें पैसे का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, और सीधे वस्तुओं का ही केवल आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय नाम ही है वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि वस्तुओं का लेन देन की जो व्यवस्था है उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब मुद्रा विनिमय होता तो मुद्रा का लेन देन होता, ठीक है। तो यह वह व्यवस्था है जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, उत्तर में नोट करिएगा, हेडिंग में डाल लीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें डिटेल में लिखिएगा, यह वह व्यवस्था है, यह वह व्यवस्था है जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना जिसमें मुद्रा का प्रयोग किए बिना सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, प्रश्न नंबर 2। वो है, मुद्रा क्या है, यानी पैसा। पैसा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मुद्रा क्या है, और उत्तर में हेडिंग में रखिएगा मुद्रा, और फिर डिटेल में लिखिएगा। लिखिएगा, यह लेन देन का ऐसा साधन है, यह लेन देन का ऐसा साधन है जिसको किसी देश की जिसको किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जिसको किसी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और जिसे सरकार द्वारा मान्यता भी दी जाती है। और जिसे सरकार द्वारा मान्यता भी दी जाती है। मान्यता भी दी जाती है, इसे ही मुद्रा कहते हैं।
इसे ही मुद्रा कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? ये वाला प्रश्न नोट करिएगा। मुद्रा को विनिमय के माध्यम से, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? ठीक है बच्चों, इसका उत्तर नोट करिएगा, लिखिएगा। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है, माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जिसको सभी लोग मानते हैं, जिसको सभी लोग मानते हैं और इसे लेने से कोई इनकार नहीं करता, और इसे लेने से कोई इनकार नहीं करता, और इसे लेने से कोई इनकार नहीं करता। तभी तो क्रेता व विक्रेता, तभी तो क्रेता व विक्रेता इसका प्रयोग विनिमय के साधन के रूप में करते हैं, विनिमय के साधन के रूप में करते हैं। विनिमय के साधन के रूप में करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, प्रश्न नंबर 4 जो है, विमुद्रीकरण से क्या आशय है? विमुद्रीकरण से क्या आशय है? विमुद्रीकरण से क्या आशय है, लिखिएगा। उत्तर में हेडिंग में लिख लीजिएगा विमुद्रीकरण और फिर डिटेल में लिखिएगा। मुद्रा को चलन से बाहर कर देना ही। बच्चों एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, विमुद्रीकरण हम किसको बोलेंगे? तो मुद्रा को चलन से बाहर कर देना ही विमुद्रीकरण है। मतलब जैसे मुद्रा यानी पैसा, पैसा जब जो है तो चलने लायक नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई नोट फट गई या कोई सिक्का जो है तो घिस गया है ना, तो वो चलन से बाहर हो जाता है। या कोई कलर अगर लग गया है नोट में तो वह नोट नहीं चलेगी। ठीक है, तो वो होता है चलन से बाहर कर देना ही जो है विमुद्रीकरण कहला जाता है। ठीक है, तो चलिएगा लिखिएगा विमुद्रीकरण, उत्तर में हेडिंग डालिएगा और डिटेल में लिखिएगा। मुद्रा को चलन से बाहर कर देना ही, मुद्रा को चलन से बाहर कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण भारत में नवंबर 2016 में, उदाहरण भारत में नवंबर 2016 में
नवंबर 2016 में 500 व 1000 के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। 500 व 1000 के करेंसी नोटों को 500 व 1000 के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, बैंक क्या है? लिखिएगा बैंक क्या है। उत्तर में हेडिंग में रखिएगा बैंक और फिर डिटेल में लिखिएगा। बच्चों, जो ये बैंक है ना, यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों की अतिरिक्त नकद को स्वीकार करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति के पास मतलब हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो लोग ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो हमारे पास बचत में होता है पैसा, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वह स्वीकार कर लेता है। मतलब जो है अपने पास रख लेता है। अगर हम रखने जाएं तो वो रख लेता है, और जो व्यापारी होते हैं उनको ऋण दे देता है, वही पैसा ऋण के रूप में दे देता है, और फिर उनसे जो है तो ब्याज दर में पैसा कमाता है बैंक। ठीक है, तो लिखिएगा बैंक हेडिंग में डालिएगा, लिखिएगा यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों की अतिरिक्त नकद को स्वीकार करती है। यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों की अतिरिक्त नकद को स्वीकार करती है। जो लोगों की अतिरिक्त नकद को स्वीकार करती है, और फिर वही पैसा व्यवसायियों या व्यापारियों को ऋण के रूप में दे देती है। और फिर वही पैसा व्यवसायियों या व्यापारियों को ऋण के रूप में दे देती है। ऋण के रूप में दे देती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन नोट करिएगा। बच्चों, बैंक की आय का जो स्रोत है, स्रोत यानी साधन, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंक के पास पैसा आने का साधन क्या है, मतलब बैंक के पास पैसा कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो जितना पैसा जमा करते हैं उतना ही अपना पैसा निकाल लेते हैं। 5,000 जमा किए तो 5,000 हम अपना पैसा निकालेंगे बैंक से, और बैंक वाले को देना पड़ेगा। लेकिन बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उनका खर्च कैसे चलता है, उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, कौन देता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है प्रश्न कि बैंक की आय का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों, बैंक की जो आय का स्रोत होता है वह कर्जदारों से लिया गया ब्याज है, और जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज के बीच का अंतर होता है। ठीक है, मतलब कर्जदारों से लिया गया ब्याज व जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज के बीच का अंतर ही उनका आय का स्रोत होता है, बैंक की आय का स्रोत होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हेडिंग डालिएगा उत्तर में, बैंक की आय का स्रोत। बैंक की आय का स्रोत। बैंक की आय का स्रोत लिखिएगा, इसमें डिटेल करिएगा। बैंक की आय का स्रोत, बैंक की आय का स्रोत कर्जदारों से लिया गया ब्याज व कर्जदारों से लिया गया ब्याज व जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज, जमाकर्ताओं को दिया गया ब्याज के बीच का अंतर होती है, के बीच का अंतर होती है।
के बीच का अंतर होती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, कर्ज जाल क्या है। ठीक है, जल लिखा है उसको सुधार लीजिएगा, जाल है, कर्ज जाल क्या है। बच्चों क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसमें कर्जदार जो होता है वह ऋण लौटाने में असमर्थ हो जाता है और वह कर्जदार को ऐसी स्थिति में जो है तो ढकेल देता है। ठीक है, वह जो ऋण होता है वह कर्जदार को ऐसी स्थिति में ढकेल देता है जहां से उसको बाहर निकलना बहुत ही कष्टदायी होता है। ठीक है, और यह स्थिति उसकी तब होती है जब उसकी फसलें खराब हो जाती हैं। ठीक है, जैसे उसने जो है फसलों को पैदा करने के लिए कर्ज लिया था, अब फसलें ही खराब हो गई तो वो कर्ज कैसे जमा कर पाए, कैसे भर पाए कर्ज। तो वो क्या हुआ कि वो इसी तरीके से जो है धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसता गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कर्ज जाल। ठीक है, लिखिएगा इसमें कर्ज जाल हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, यह ऐसी स्थिति होती है, यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें कर्जदार ऋण लौटाने में असमर्थ होता है, जिसमें कर्जदार ऋण लौटाने में असमर्थ होता है और वह ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में ढकेल देता है और वह ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक होता है, ऐसी स्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक होता है। और उसकी यह स्थिति फसलों के नष्ट होने पर उत्पन्न होती है। यह स्थिति फसलों के नष्ट होने पर उत्पन्न होती है। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, स्वयं सहायता समूहों के कोई दो लाभ लिखिए। स्वयं सहायता समूह नोट करिएगा, स्वयं सहायता समूहों के कोई दो लाभ लिखिए। तो बच्चों स्वयं सहायता समूह जो होता है वह क्या है कि गांव में इस तरह के समूह सबसे ज़्यादा गांव में पाए जाते हैं। यह समूह लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं तथा गांव में लोगों को संगठित करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग में रख लीजिएगा, स्वयं सहायता समूहों से लाभ निम्न हैं। स्वयं सहायता समूहों से लाभ निम्न हैं, एक नंबर डाल के लिखिएगा। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। उचित ब्याज दर पर लोगों को ऋण मिल जाता है, लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। दूसरा नंबर लिखिएगा,
तथा ये समूह गांव में लोगों को संगठित करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, मांग जमा क्या है। बच्चों, यह बैंक खाते में जमा वह पूंजी होती है जिसे मांग या ज़रूरत के अनुसार निकाला जाता है, इसे ही मांग जमा कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर के हेडिंग में मांग जमा लिखिएगा, मांग जमा, और डिटेल में लिखिएगा, यह बैंक खाते में जमा वह पूंजी होती है, यह बैंक खाते में जमा वह पूंजी होती है जिसे मांग या ज़रूरत के अनुसार निकाला जाता है। जिसे मांग या ज़रूरत के अनुसार निकाला जाता है, इसे ही मांग जमा कहते हैं। इसे ही मांग जमा कहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, ऋण या कर्ज क्या है। ऋण या कर्ज क्या है। बच्चों, यह एक ऐसी सहमति है जिसमें उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जिसके बदले में कर्जदार भविष्य में कर्ज भुगतान करने का वादा करता है। ठीक है, मतलब अगर उधारदाता के पास, जो उधारदाता है जो हमको उधार दे रहा है, हम कर्ज ले रहे हैं, तो हमारे पास धन, वस्तुएं और सेवाएं जो है तो कौन उपलब्ध करवाएगा, जो हमको उधार दिया है। ठीक है, वो उपलब्ध करवाता है, और उसके बदले में जो है तो कर्ज लेने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मैं अगर कर्ज ले रहा हूँ तो उसके बदले में हम भविष्य में कर्ज भुगतान करने का वादा भी हम करेंगे उससे, कि हमको इतना इतना दे दीजिए और आगे आने वाले समय में हम आपको इतना वापस कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है ऋण या कर्ज। तो उत्तर में हेडिंग में लिखिएगा, ऋण या कर्ज। ऋण या कर्ज डिटेल में लिखिएगा, यह एक ऐसी सहमति है, यह एक ऐसी सहमति है यह एक ऐसी सहमति है जिसमें उधारदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराता है। धन, वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जिसके बदले में कर्जदार भविष्य में कर्ज भुगतान करने का वादा करता है। भविष्य में कर्ज भुगतान करने का वादा करता है। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा प्रश्न। बच्चों, लोग बैंकों में पैसा इसलिए जमा करते हैं ताकि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहे और वो किसी भी समय ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकें। ऐसा करने के लिए लोग पहले बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाते हैं और फिर उसमें अपनी
रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बचे पैसे को जमा करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, लोग बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं, लोग बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं ताकि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहे, ताकि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहे। और वो किसी भी समय ज़रूरत के अनुसार और वो किसी भी समय ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकें, और वो किसी भी समय ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकें। ऐसा करने के लिए लोग पहले ऐसा करने के लिए लोग पहले बैंक में अपने नाम से बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाते हैं, बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाते हैं और फिर उसमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद बचे पैसों को जमा करते हैं, बचे पैसे को जमा करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, वस्तु विनिमय की सीमाएं कौन सी हैं? वस्तु विनिमय की सीमाएं बच्चों, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदते हैं और खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वस्तुओं का निर्धारण करना भी कठिन होता है और इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, तो चलिएगा लिखिएगा, वस्तु विनिमय की सीमाएं निम्न हैं। उत्तर में लिखिएगा, वस्तु विनिमय की सीमाएं निम्न हैं। वस्तु विनिमय की सीमाएं निम्न हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं इसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तथा वस्तु विनिमय में वस्तुओं का निर्धारण करना कठिन होता है। वस्तुओं का निर्धारण करना कठिन होता है।
और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चेक क्या है? चेक बच्चों यह बैंक में पैसा निकालने की एक ऐसा कागज़ होता है जिसको व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम जो किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, उसे ही चेक कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, चेक हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तर में और लिखिएगा, यह एक ऐसा कागज है यह एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम जो किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, इसे ही चेक कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, समर्थक ऋणाधार क्या है? बच्चों ऋणाधार का मतलब होता है कि अगर आप ऋण ले रही हैं, मतलब आप अगर लोन ले रही हैं तो आप किस आधार पर ले रही हैं। ठीक है, अगर बैंक वाले आपको पैसा दे भी रहे हैं तो वो किस आधार पर देते हैं। गारंटर के तौर पर क्या है आपके पास? आपका ज़मीन का कागज़, आपके पास पशु, आपका घर या गाड़ी, ये सब ऋणाधार कहलाते हैं, जो हमारा सहायता करते हैं ऋण लेने में। ठीक है, वही होते हैं समर्थक ऋणाधार। ठीक है, तो हेडिंग में लिखिएगा, उत्तर में हेडिंग डालिएगा, समर्थक ऋणाधार। लिखिएगा डिटेल में, यह ऋण लेने का आधार होती है। यह ऋण लेने का आधार होती है जिसका मालिक कर्जदार होता है। समर्थक ऋणाधार जैसे कर्जदार की भूमि, उसका घर, गाड़ी, कर्जदार की भूमि, उसका घर, गाड़ी, पशु आदि होते हैं जिसके आधार पर कर्जदार को ऋण दिया जाता है। जिसके आधार पर कर्जदार को ऋण दिया जाता है।
और ऋण के बदले में ऋण के बदले में ऋण देने वाले के पास गिरवी रहते हैं, और ऋण के बदले में ये ऋण देने वाले के पास गिरवी रहते हैं जब तक ऋण वापस नहीं हो जाता। जब तक ऋण वापस नहीं हो जाता। तथा ऋण वापस ना कर पाने पर ऋण वापस ना कर पाने पर ऋणदाता इन्हें बेचने का अधिकार रखता है। ऋणदाता इन्हें बेचने का अधिकार रखता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिएगा उत्तर में। बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जैसे यह बैंक पैसे का लेन देन नहीं करता है, कि मतलब पैसे का जो है तो पैसे केवल ये छापता है। केंद्र सरकार का जब आदेश पाता है तो ये पैसा छापता है, और छापने के बाद सभी बैंकों को ये पैसा जो है भेजता है। तो फिर जो ये अदर बैंक होते हैं, ये सारे बैंक फिर लोगों को लोन के रूप में बांटते हैं। ठीक है, तो इसका काम है पैसा छापना, और जो लोन दे रहे हैं बैंक, तो क्या वो सही व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसी को दे रहे हैं कि किसी और को दे रहे हैं, इस चीज़ पर निगरानी रखना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, तो चलिएगा उत्तर में लिखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य निम्न हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य निम्न हैं। एक नंबर डाल के लिखिएगा। यह बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से यह बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। दूसरा कार्य लिखना। यह बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। यह बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। तीसरा कार्य लिखिएगा। और सरकार व बैंकों के
और सरकार व बैंकों के और सरकार या बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, यही 2-3 इसके कार्य थे जो मैंने लिखवा दिए हैं। अगला प्रश्न नोट करिएगा, ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। बच्चों, ऋण की शर्तें ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात तथा भुगतान के तरीके शामिल होते हैं। ठीक है, जो ऋण की आवश्यक शर्तें होती हैं उनमें यही चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, और ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में फ़र्क आ जाता है। ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए कर्ज की शर्तें उधारदाता व कर्जदाता की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, उधारदाता व कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ऋण की शर्तें। तो चलिएगा लिखिएगा उत्तर में, ऋण की शर्तों में ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, कामा लगाते जाइएगा। ऋण की शर्तों में ब्याज दर, कामा समर्थक ऋणाधार, फिर कामा लगाइएगा, फिर लिखिएगा आवश्यक कागजात तथा भुगतान के तरीके शामिल होते हैं। आगे लिखिएगा, ऋण की शर्त में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में फ़र्क आ जाता है। दूसरी ऋण व्यवस्था में फ़र्क आ जाता है। इसीलिए कर्ज की शर्तें उधारदाता व कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। उधारदाता व कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।